नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का चैप्टर भक्तन। तो आपने देखा, हमने इस चैप्टर को काफी सेशंस पहले जो है स्टार्ट कर दिया है और एक तरह से पाठ्य पुस्तिका से तो इस चैप्टर को हम पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ पर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं गद्यांश वाइज, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि इसी तरह से ये आपका चैप्टर जो है एग्जाम में आता है और इसी तरह से गद्यांश के रूप में और आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में। तो ये चैप्टर आपका कभी ना कभी यानी कि जो है रिपीट हुआ है, यानी कि ज्यादातर जो है आप देखेंगे ये चैप्टर रिपीट हुआ है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम इसके सारे जो गद्यांश है उनको यहाँ पर एक एक बार पढ़ रहे हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर काफी सारे जो है कठिन शब्द जो है उनको भी डिस्कस किया और उसके बाद लगभग देखिए हमने 5 से 6 जो हमारे यहाँ पर गद्यांश थे उनको हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। और लास्ट सेशन तक देखिए आप देख सकते हैं हमने इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न थे वो भी मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। मैंने कहा था कि प्रश्नों को आप नोट कर सकते हैं और उसके उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना आप आंसर खुद से लिखेंगे चैप्टर आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्जाम में उसको फिर खुद से आंसर उसका बना सकते हैं, खुद से आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने ये जो गद्यांश पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि भक्तन का दुर्भाग्य क्या था और उससे भक्तन से ज्यादा हठी क्यों कहा गया था और जे जेठोतों की आशा कौन सी को उन्हें कौन सी आशा की नई किरण दिखाई दी, जेठौत किसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया और उसका क्या हर्ष हुआ और वर की पदवी पर अभिषिक्त कराने का क्या अभिप्राय है या क्या आशय है। तो ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो दूसरा ये आपका गद्यांश था इसको भी हमने पढ़ा था और इसके भी प्रश्न, ये सारे प्रश्न लास्ट सेशन में मैंने आपको आंसर कोई भी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि चैप्टर को लगभग देखिए एक तरह से हम रिवाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने चैप्टर को पूरी तरह से जो है पाठ्य पुस्तिका से जब पढ़ा था तो उस टाइम से अच्छे से समझा था। तो देखिए हमने यहाँ पर कहा था कि जो छठा हमारा गद्यांश था उसको हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो जो युवक है वो जो है उसको कमरे में भेजा गया था और फिर किस तरह से ये पूरा माहौल बनाया गया था और कैसे उसको जो है उसके पति के रूप में, जैसे हमने यहाँ पर देखिए प्रश्न जो पूछे थे कि युवती व तीतरबाज युवक ने अपने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए और पंचायत ने समस्या का मूल कारण क्या माना और फिर उसका क्या उन्होंने फैसला दिया और फिर नए दामाद का स्वागत कैसे हुआ और इस बेमेल विवाह का परिणाम क्या हुआ और भक्तन को शहर क्यों आना पड़ा, जहां से उसके जीवन का चौथा और कह नहीं सकते कि ये उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद है, ठीक है ना, शुरू हुआ। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था और इसके लिए भी मैंने आप लोगों से आपको घर पर प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए कहा था। उसके बाद हमने 7वां अध्याय, 7वां जो गद्यांश है उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था और इसके भी प्रश्नों को हमने आप लोगों से कहा था कि अब यहाँ से जो भक्तन है वो शहर आ चुकी है, यानी कि अब लेखिका के साथ उनका जो है मिलना हो गया है, लेकिन क्या कुछ होता है, क्या जो है भक्तन अपने आप को बदल देती है या क्या किस तरह से उनमें कोई चेंज आता है या क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हमने उसमें भी कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर डिस्कस किए थे, केवल मैंने प्रश्न ही आपके लिए डिस्कस किए थे और उत्तर मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, जो मैंने आपसे खुद होमवर्क में करके लाने के लिए यहाँ पर कहा था। जैसे नौकरी मिलने के दूसरे दिन भक्तन ने क्या काम किया, जैसे ही नौकरी उनको मिली तो उसके दूसरे दिन उन्होंने क्या काम किया, लेखिका ने भक्तन से निपटना लेखिका को टेढ़ी खीर क्यों लगा। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर भक्तन की एंट्री दिखाई थी कि कैसे उन्होंने लेखिका के घर में जो है एंट्री की थी, कैसे उन्होंने उनकी रसोई में एंट्री की थी और कैसे उन्होंने दिन की शुरुआत की थी और कैसे जो एक वो जो
टाइम था जिस टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि समय ऐसा था कि एक दूसरे का जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं हुआ करती थी वो किसी का टच किया हुआ भोजन जो है नहीं करती थी। तो उन्होंने चौक जो काली वाली जो एक कोयला होता है उससे एक लक्ष्मण रेखा थी वहां पर बना दी थी। तो ये इसके बहुत सारे यहाँ पर जो मैंने आपको बताए बातें, उनसे आप एक केवल 4 प्रश्नों के उत्तर। नौकरी मिलने के दूसरे दिन भक्तन ने क्या काम किया, लेखिका को भक्तन से निपटना टेढ़ी खीर क्यों लगा, लेखिका के लिए कोयले की रेखा लक्ष्मण की रेखा कैसे बन गई, और नंबर 4 अनाधिकारी को भूलने से लेखिका का क्या अभिप्राय है। तो ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पर आप लोगों से मैंने डिस्कस करने के लिए यहाँ पर कहा था। और फिर लास्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया केवल 4 पंक्तियों का गद्यांश, केवल 4 पंक्तियों का ये हमारा गद्यांश है और इसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश क्या है? भोजन के समय मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान को ग्रहण कर लिया था। यानी कि अब देखिए ये चीजें जो हो रही है ये बिना बोले हो रही है। अब भक्तन ने जैसे ही दिन की शुरुआत करी, सबसे पहले उन्होंने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर जो धुली हुई धोती थी उसे भी पानी के छींटों से शुद्ध किया। उसके बाद रसोई की सफाई की और रसोई की सफाई के बाद उन्होंने रसोई में एक चौक से जो है एक जो काली वाली जो आपका कोयला होता है उससे एक रेखा जो है खींच दी थी। और वो एक निश्चित सीमा थी जिसके अंदर जो है नहीं आना चाहिए था, नहीं आना था। तो लेखिका कहती है कि मैंने उस निर्दिष्ट सीमा के भीतर ही, यानी कि बिल्कुल कहां पर जहां से उनको अब अंदर एंटर नहीं होना है वहां पर एक निर्दिष्ट स्थान जो उसने निर्देशित किया था कि यहाँ से अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं है, तुम यहाँ पर बैठोगी। तो उस स्थान को ग्रहण कर लिया। तो भक्तन जो है कि इसने बिना बोले अपने आप उस जगह को एक तरह से मतलब मेरे इस चीज को स्वीकार कर लिया, मेरी बात को स्वीकार कर लिया। वो प्रसन्नता से लबालब दृष्टि से और आत्म संतुष्टि से आत्म प्लावित होकर मुस्कुराहट के साथ जो फूलों वाली थाली थी उसमें 1 अंगुल मोटी 4 गहरी काली चकत्तेदार रोटियां उसने रख दी और उसी थाली को टेढ़ी करके उसमें साइड में जो है दाल डाल दी, गाढ़ी दाल डाल दी। लेकिन वो कहती है कि पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए, यानी कि जो उसका उत्साह था, जो उसका एक्साइटमेंट, जो उसकी खुशी दिख रही थी, उस पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा कि यह क्या बनाया है। तब वह हदपत्ती रही, यानी कि बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि क्या इसको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया। क्योंकि लेखिका ने बिल्कुल ऐसे रुआंसे भाव से कहा कि ये क्या बना दिया। ठीक है ना। तो देखिए इसके भी 4 प्रश्न थे। मैंने आप लोग को बताया था कि 4 ही केवल आपकी पंक्तियां हैं और उन 4 पंक्तियों में केवल 4 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत ही आसानी से आप उनके उत्तर दे सकते हैं। जैसे भक्तन के चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि का भाव क्यों था, लेखिका द्वारा स्थान ग्रहण करने पर भक्तन ने भक्तन ने क्या परोसा, लेखिका ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की और लेखिका की प्रतिक्रिया का भक्तन पर क्या असर हुआ। चारों पंक्तियों में से एक एक प्रश्न है और चारों में से आंसर आपने लिखना है। ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो है अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अगला गद्यांश, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो यानी कि इतने सारे प्रश्न अगर आप चैप्टर से कर लेंगे ना तो आपको पाठ जो है बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। देखिए वो कहती है, मेरे इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसों भंडार ग्रह की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तन ही जानती थी। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उससे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे देती थी। यानी कि वो कहती है कि जो मेरे इधर उधर पड़े हुए पैसे रहते थे, क्योंकि अक्सर जो होता है हम घर में जो है पैसों को कई बार जो है डायरेक्ट अलमीरा में न डालकर कहीं भी रख देते हैं। तो वो पैसे कैसे वो भंडार गृह की मटकी में अंतर्रहित हो जाते थे, वो कहती है कि इस रहस्य को भक्तन के अलावा और कोई नहीं जानता था। पर उस संबंध में किसी से संकेत भी अगर कोई कर दे कि अगर वो पैसे रखे थे कहाँ गए, तो वो शास्त्रार्थ करने पर एक तरह से शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी की तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। यानी कि उसके शास्त्रार्थ को स्वीकार करना।
किसी भी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं था। जो तर्क शिरोमणि है यानी कि तर्क का जो एक तरह से तर्क करने में जो अव्वल है उसके लिए भी वो पॉसिबल नहीं था। तो वो क्या कहती थी कि यह तो उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य था मुझे प्रसन्न रखना। लेखिका कहती है कि वो इस तरह से बात करती थी कि अगर जो पैसा कोई इधर उधर पड़ा है उसको अगर संभाल कर रख दिया तो क्या ये चोरी है? ये तो मेरा अपना घर है। तो वो कहती है कि उसका जो परम कर्तव्य था वो मुझे प्रसन्न रखना था, मुझे खुश रखना था। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? कि अगर किसी बात से जो मालकिन है उनको अगर गुस्सा आता है तो उसको थोड़ा सा फेर बदल करके बता दो, तो इसमें क्या झूठ थोड़ी है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। आपने धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में सुना होगा जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि किस तरह से जो है जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो बिल्कुल सत्यनिष्ठ थे, हमेशा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उस टाइम उनसे भी झूठ बुलवाया गया था, ये कहलवाया गया था कि अश्वस्थामा हतो हता नरो व कुंजरो। ठीक है ना? तो वो कहती है कि अगर जो अपने घर में रखे हुए पैसों को संभाल कर रख देना अगर आपका चोरी है, या अगर किसी बात से मालकिन को गुस्सा आ जाता है तो उस बात को फिर बदल करके बतलाना झूठ है, तो इतना झूठ और इतनी चोरी तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज में भी होगी। तो देखिए यह अनुच्छेद किसके बारे में है? किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर शास्त्रार्थ को वो चुनौती दे डालती थी? इधर उधर बिखरे रुपयों का भक्तन जो कुछ करती है क्या आप उसे चोरी मानेंगे? महादेवी जी को सच न बताकर इधर उधर की बातों में बात बताने को वह झूठ क्यों नहीं मानती? भक्तन का परम कर्तव्य क्या था और वह इसे कैसे पूरा करती थी? देखिए केवल 4 जो प्रश्न है ना वो यही से पूरे के पूरे घुमा कर दिए हैं। कुछ भी आपको कुछ सोचना ही नहीं है बाहर का। एक आंसर भी अगर अच्छे से समझ में आता है तो सारे आंसर लिख सकते हैं। जैसे अनुच्छेद किसके बारे में और किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे देती थी। इधर उधर बिखरे रुपए पैसों का भक्तन जो कुछ करती क्या वह आप उसे चोरी मानेंगे? और अगर मानेंगे तो क्यों? फिर जैसे हमने कहा वो सच ना बताकर वो इधर उधर की बातें बता देती थी, तो क्या वो झूठ क्यों नहीं मानती थी उस चीज को? भक्तन का जो परम कर्तव्य था वो क्या था? तो इस तरह से उस अपने परम कर्तव्य को वो कैसे पूरा करती थी? तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इजी से इसके आंसर है। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भक्तन के बारे में यह अनुच्छेद है और भक्तन चोरी के पैसे कहाँ और कैसे रखती है इसके बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी कि जो इधर उधर पैसे रखे रहते हैं वो कहाँ गए, इस बारे में अगर कोई उससे पूछ ले तो वह उसके लिए उसको चुनौती वाली थी। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इधर उधर रखे हुए पैसों के बारे में हम चोरी मानेंगे कि वह उस घर में चोरी मानेंगे। इसका कारण यह है कि वह घर में नौकरी करती है, घर की किसी वस्तु पर उसका स्वामित्व नहीं है, पैसे अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व यह है कि उन चीजों को घर की मालकिन को दे दे। ऐसा करने पर उसका कार्य चोरी के अंतर्गत आएगा, ऐसा ना करने पर। यानी कि क्योंकि वो घर की मालकिन तो है नहीं कि वो उन पैसों को संभाल लेगी। अगर उसको पैसे कहीं पर मिलते भी हैं तो उसको घर की मालकिन को वो पैसे देने चाहिए। तो इस तरह से अगला प्रश्न भी जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से लेखिका ने व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखा है कि वे भक्तन को प्रत्यक्ष तौर पर चोरी नहीं करती है परंतु वो प्रत्यक्ष तौर पर अपनी सारी बातें कह देती है। चोरी पकड़े जाने पर चोर अपने बचाव में आधारहीन तर्क देता है, यानी कि कोई आधार नहीं होता उन तर्कों का, कोई एक तरह से ठोस बात नहीं होती उन तर्कों में। तो ये सब चीजें लेखिका व्यंग्यात्मक शैली में कहती है, एक मजाक की भाषा में कहती है। तो भक्तन का परम कर्तव्य क्या था? भक्तन का परम कर्तव्य था लेखिका को खुश रखना। और वो उसके लिए क्या करती थी? उसके लिए वो जैसे अगर किसी चीज से उनको गुस्सा आता था तो वो उन चीजों को डायरेक्टली उनसे कहने के लिए बचती थी। वो उस बात को ऐसे एक तरह से अपनी बात पटुता से ऐसे उस बात को कहती थी कि लेखिका को गुस्सा नहीं आता। अब देखिए आगे अगले गद्यांश को नंबर 10। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती थी, इसे मानना अपनी हीनता को स्वीकार करना है।
इससे वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती थी। उससे भक्तन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। यानी कि लेखिका जब एक तरह से अपना काम कर रही होती थी, अपना जब लेखन का काम कर रही होती थी, तो वो उसको बिल्कुल भी इस चीज को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि वो कोई सहायता नहीं कर सकती है, यानी कि वो इस काम में उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। तो इसीलिए वो हमेशा द्वार पे बैठ जाती थी जब लेखिका काम कर रही होती थी, तो वो बार बार काम बताने का आग्रह करती थी। और कभी उत्तर पुस्तकें जो रखी होती थी उन्हें बांध कर रख देती थी, कभी जो अधूरे चित्र होते थे उनको कोने में रख देती थी, कभी रंग की प्याली को धोकर उसको रख देती थी, कभी चटाई को आंचल से झाड़ देती थी। तो उसको इन सब चीजों से उसका बाकियों से अधिक बुद्धिमान होना जो है प्रमाणित हो जाता था। क्योंकि जैसे लेखिका कहती है कि जैसे कि जो दूसरे लोग हैं वो मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो लेखन कार्य होता है या जो साहित्य की रचना होती है या जो कोई भी इस तरह की चीजें होती है, वो मुझे लगता है कि हम दूसरे के विचारों को जानकर, समझकर एक तरह से कर सकते, लेकिन दूसरे से पूछ कर नहीं कर सकते उन चीजों को। ठीक है ना? अगर हम किसी के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तो हम लिख सकते हैं। लेकिन किसी से पूछ कर या किसी की सहायता लेकर हम वो चीज नहीं कर सकते। वो चीज तो स्वयं आती है, अपनी कल्पनाओं से आती है या अपने ज्ञान से आती है। तो लेखिका कहती है कि बाकी लोग तो जैसे बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते, तो वह सहायता करने की इच्छा को क्रियात्मक रूप यहाँ पर दे देती थी, यानी कि अपनी क्रियात्मकता से वो एक तरह से ये सब कर लेती थी। अब देखिए भक्तन किससे क्या आग्रह करती थी, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो भक्तन जो है लेखिका से बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती थी। भक्तन किस बात को अपनी हीनता मानती है? भक्तन जो है कि वह लेखन के काम में या लेखिका के काम में कोई सहायता नहीं कर सकती, इस बात को वह अपनी हीनता मानती थी। लेकिन वो उसको वो चीज स्वीकार नहीं थी कि वो नहीं कर सकती है, तो वो कभी भी इस चीज के लिए हार नहीं मानती। भक्तन किस बात में अपनी हीनता मानती थी? देखिए सेम प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। भक्तन अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती थी? देखिए भक्तन जो है अपनी जो सहायता है उसको क्रियात्मक रूप देकर, ठीक है ना, कि कभी जो है उनके रूम में जाकर उनके बुक्स को साइजिंग कर देना, और जो कलर की प्याली है उसको धो देना, चटाई को झाड़ देना, उनकी कॉपी किताबों को अच्छे से लगा देना, उनकी जो आधे लिखे हुए जो पुस्तकें हैं उनको रख देना, आधा बना हुआ चित्र जो है उसको ढंग से रख देना। तो इस तरह से वो अपनी जो सहायता है, क्योंकि बाकी लोग तो सिर्फ कहकर चले जाते हैं, कोई सहायता करता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंसान जो है स्वयं ही चीजें कर सकता है, अपने आप ही सोच सकता है, अपने आप ही लिख सकता है। लेकिन भक्तन जो है यहाँ पर अधिक बुद्धिमान इस चीज की वजह से समझी जाती थी, जानी जाती थी। अगला गद्यांश है, इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती जैसे स्विच दबाने पर बल्ब में छिपा आलोक। लेखिका कहती है कि इसी तरह से जब मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी, कोई पुस्तक मेरी छपती थी, तो उसको उतनी ही ज्यादा खुशी होती थी जैसे अगर हम स्विच ऑन कर देते हैं तो बल्ब जो है बिल्कुल प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। बल्ब में छिपा हुआ, एक छोटे से बल्ब में छिपा हुआ आलोक जो है चारों तरफ फैल जाता है। तो वो कहती है कि वह उस सूने में, यानी कि सुनसान में, जब कोई आसपास नहीं होता था, वो उस बुक को बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता के अंश खोजती थी। वो क्या करती थी कि बुक को उठाती थी और इस तरह से वो चारों तरफ, अगर उसमें जो है जैसे कि जो जो लेखिका की बुक होती थी उसको उठाती थी, क्योंकि वो पढ़ना तो नहीं जानती थी,
इस तरह से वो बुक को उठाती थी और इस तरह से वो उसको चारों तरफ पलट कर देखती थी और इस तरह से उसको अपनी आंखों के नजदीक ले जाकर देखती थी। ऐसा लगता था कि मानो वह अपनी सहायता के अंश उसमें खोज रही है, या मतलब देख रही है कि कहीं पर जो है जो मैंने हेल्प की है उसका क्या फायदा हुआ है। तो उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता, यानी कि उसकी जो दृष्टि में जब वो उस किताब को पलट पलट कर देखती तो उसकी दृष्टि में जो व्यक्त आत्मघोष है वो उसे एक तरह से कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, कि बस यह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तो वो कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। तो लेखिका कहती है कि हाँ, उसकी सहायता के उसको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ता था, क्योंकि जो लेखिका की पुस्तक जो है छपकर आती थी तो उसे भी बहुत ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि जब भी कभी लेखिका पढ़ने में लिखने में बहुत ज्यादा व्यस्त होती थी तो वो क्या करती थी कि कभी अगर भोजन के लिए वो बार बार बुला रही हैं और लेखिका जा नहीं पा रही है तो वो उनके लिए दही का शरबत, तुलसी की चाय बनाकर उनके पास लेकर जाती थी ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो, कोई कष्ट भोजन का उन्हें भूख का ना हो। ठीक है, तो अब देखिए ये भी प्रश्न जैसे छोटे छोटे गद्यांश है तो छोटे छोटे उनके प्रश्न भी हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तन अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करती थी, ठीक है ना। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तन उसे कैसे देखती थी, सेम बिल्कुल सेम आंसर, दोनों का सेम आंसर होगा, लेकिन कैसे एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है। भक्तन लेखिका की भूख को किस प्रकार, भूख का कष्ट लेखिका को किस प्रकार से नहीं सहने देती थी, तो अभी अभी लास्ट पंक्ति में बताया। अनपढ़ भक्तन को लेखिका की नव प्रकाशित पुस्तकों में निराश क्यों नहीं होना पड़ता था, स्पष्ट कीजिए। तो ये आंसर आपके लिए है कि क्यों उन्हें निराश नहीं होना पड़ता था, कैसे उनको वहां पर उसको अपनी सहायता के अंश जो है उसको वहां पर मिल जाया करते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये भी 11वां जो गद्यांश है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी भी काफी सारे गद्यांश यहाँ पर शेष हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ज्यादा जो है इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग है और जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा बीच में हम यहाँ पर फटाफट इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे के जो गद्यांश है उनको भी पढ़ना है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करने हैं। तो जैसे देखिए अगला गद्यांश की भक्तन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। लेखिका क्या कहती है कि भक्तन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी अपने सेवक को हटा न सके। देखिए इसके बीच में भी काफी सारी चीजें हैं जो लेखिका और भक्तन के बीच में हुई थी, जैसे मैंने आपको आगे पीछे बताया। लेकिन अब वो जैसे कहती है कि भक्तन और मेरे बीच में, वो कहती है कि भक्तन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का एक ऐसा संबंध है, मतलब एक ऐसा संबंध है कि जिसमें ये कहना कठिन है कि कोई ही ऐसा स्वामी हो सकता है, यानी कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा स्वामी हो सकता है जो अपने सेवक को हटा ना सके, अपनी इच्छा के अनुसार सेवा से हटा ना सके। जैसे जिसका काम हमें पसंद नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब आप कल से काम पर नहीं आएंगे। लेकिन लेखिका कहती है कि मैं उसको चाह कर भी, इच्छा होने पर भी मैं उसको काम से नहीं हटा सकती, क्योंकि कोई ऐसा सेवक भी आपने नहीं सुना होगा कि स्वामी की चले जाने की आज्ञा या आदेश पाकर भी वो केवल अवज्ञा से हंस दे। वो कहती है कि शायद आपने कोई सेवक भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो स्वामी के चले जाओ आप यहाँ से, कल से मत आना, कल से काम पे मत आना, ये सुनकर भी जो केवल हंस दे, ऐसा भी सेवक आपने नहीं देखा होगा। भक्तन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले, आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो लेखिका कहती है कि भक्तन को नौकर मानना उतना ही असंगत है, यानी कि उतना ही गलत है भक्तन को नौकर मानना जैसे अपने आंगन में
बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले। देखिए हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, फिर हर रात आती है, फिर नया सवेरा आता है, फिर हर रात आती है। और इसी तरह से आंगन में फूलने वाले जो फूल हैं, ठीक है ना, उनको आम और गुलाब हैं, तो उनको भी आप ऐसे नहीं कि ये हमारी सेवा के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा आप नहीं मान सकते। वे जिस प्रकार का एक अस्तित्व रखते हैं, यानी कि उनका भी एक अस्तित्व है, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व भी अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन में घिरे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लेखिका जो है भक्तन के महत्व को बताती है कि उनको सेविका कहना मतलब एक ऐसी सेविका कहना उतना ही असंगत है जितना कि आंगन में आने वाले अंधेरे और उजाले। आंगन में खिलने वाले गुलाब और आम को तो वो यहाँ पर देखिए बताती है कि उपयुक्त गद्यांश में कितने स्वामी सेवक संबंधों की किनके स्वामी सेवक संबंधों की चर्चा की गई है। तो जाहिर सी बात है लेखिका और भक्तन के सेवक संबंधों की चर्चा यहाँ पर की गई है और उन संबंधों की क्या विशेषता बताई गई है। तो जैसे बताया है कि शायद ही ऐसा कोई मालिक होगा कि जो अपने नौकर को सामने से कहे, इच्छा होने पर भी कह ना पाए कि आप यहाँ से चले जाओ, आप नौकरी छोड़ दो, ठीक है। और कितने ऐसे नौकर होंगे जो स्वामी के सामने से कहने पर कि कल से आप काम पर नहीं आना, कल से आप ड्यूटी पर नौकरी पर नहीं आओगे, ये सुनकर सिर्फ हंस दे। तो उनके संबंधों में यहाँ पर चर्चा बताई गई है कि कोई मतलब बहुत कम ऐसे जो लोग हैं वो इस तरह का संबंध रखते हैं। लेखिका के लिए आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं है? देखिए क्योंकि ये जो है ये एक तरह से जैसे सुख और दुख है वो आते जाते रहते हैं, जैसे दिन रात है, ठीक है ना। दिन को जो है एक नए आशा की किरण माना जाता है और रात को जो है दुख का प्रतीक, अंधेरे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसमें भी एक आशा की किरण होती है। तो यहाँ पर और आंगन में जो खिलने वाले गुलाब हैं और आम है, क्योंकि भले ही वो साल में एक बार आते हैं, लेकिन क्या है कि उनको लोग क्या बड़े चाव से उनका इंतजार करते हैं। तो यह बात भक्तन पर भी लागू होती है। ये भक्तन पर कैसे लागू होती है वो आप क्लियर करेंगे। आम और गुलाब किन रूपों में लेखिका के सुख दुख का कारण है और क्यों? भक्तन का लेखिका के साथ किस प्रकार का संबंध है? तो ये जो लास्ट हमने यहाँ पर गद्यांश पढ़ा, जरा इसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया होगा। तो इसको घर पर एक बार अच्छे से पढ़ें। कहीं पे कोई डाउट लगता है तो उसको आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो टॉपिक को हम आगे अच्छे से यहाँ पर एक बार और क्लियर करेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पर, और फिर पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।